हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा ये कब का पेपर है? 2023 ऑनलाइन का है। 3 फरवरी 2023 का है। हम इसको कंप्लीट करेंगे। काफ़ी दिन से मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियोज़ बना नहीं पाई थी। अभी ठीक लग रहा है तो मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो हम सोशल साइंस को देखेंगे। एक बारी प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है। पहला जो दिया हुआ है कथन और कारण। पहला कथन दिया हुआ है आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एवं एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ये बात तो ठीक था। किसी इलाके में पौधे और जानवरों जैसे संसाधनों की खत्म होने का मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये लोग मानते थे यहाँ से ये खत्म हो गया हो, इसलिए ना एक जगह से दूसरी जगह पे ये घूमते रहते थे। ये सही है। तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और ए आर सही की व्याख्या करता है। ये हमारा पहला ही सेकंड चैप्टर 6th क्लास का सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको नोट्स में ये सारे कुछ कराए हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने का काम विधवाओं, सक्षम अक्षम महिला, भिक्षुड़ी और वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में किस ग्रंथ में? ये कौन से ग्रंथ में दिया गया है? याद रखिएगा, अर्थशास्त्र में दिया गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, चाणक्य ने की थी। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की जो व्याख्या लेखक किस हैं? विशाखदत्त। याद रखिएगा। राजतरंगिणी किसने लिखा था? कल्हड़ ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। कुमार संभवम कालिदास। ये पुस्तक जरूर आपसे आएंगे, पूछेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कथन और कारण वाला। 7वीं शताब्दी में शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। ठीक है, ये बात तो सही है। ये दोनों बात सही है, लेकिन अलग अलग देखोगे तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि 7वीं शताब्दी में शासक बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे। वही 7वीं से 10वीं का कोई संबंध ही नहीं है यार। 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक राज्यों पर आक्रमण करते थे और मंदिरों पर वो मतलब कि अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि मंदिरों पे बहुत ज्यादा मतलब धन वगैरह इनको मिल जाती थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है। कैसी है? तो याद रखिए, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सिकरी के महलों का। ये मैं सब नोट्स में कराई हूँ, अगर आपको नोट्स परचेज करना हो तो आप कर सकते हो। 49 रुपीज़ का है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस तीनों है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृंदावन का गोविंद मंदिर एवं फतेहपुर सिकरी के महलों का। मतलब मेहराबों वाली वास्तुकला शैली एक के बीच एकदम समान है, सेम टू सेम है, इस तरह से आप कह सकते हो। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर केरल राज्य के कुन्नूर के तरिलंबा में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में राजनीतिक बदलाव जो है वो अस्तित्व में आ चुके थे। कैसे कैसे बदलाव आए थे? बड़े भूस्वामी और योद्धा जो थे वो सरदार राजा मतलब कि बन सकते थे। ठीक। और उसके बाद ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिया। सही बात है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास इतने पैसा हो गया कि वो अपने पेशे को छोड़े और उसके बाद उन्होंने शस्त्र को उठा लिया और खुद को राजा मानने लगे। वही बड़े भूस्वामी जो थे, योद्धा सरदार, वो भी राजा बन सकते थे। इतना ज़्यादा उनके पास पैसा होता था। जैसे चालुक्य वगैरह थे वंश वाले, ये लोग ऐसे ही तो बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 18वीं शताब्दी में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, आप कितना भी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप पेपर में जाके नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। पहला दिया है 8वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए और जब व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक देसी व्यापारी और शिल्पकारों को कहा गया जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पे रहते थे। देखो, इसमें पहला वाला सही है, बाकी दूसरा गलत है। 8वीं शताब्दी में शिल्प वाणिज्य में बड़े परिवर्तन आए जब वह व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। पहला सही है इसमें जो है, बाकी और सब भी गलत है।
18वीं शताब्दी की विशेषता देख लीजिए आप। 18वीं शताब्दी में गुलामी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। राजपूत, खत्री, कायस्थ आमतौर पर दास महिलाओं को घरेलू काम के लिए रखते थे। 18वीं शताब्दी में के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति अस्थिरता से प्रभावित थी। समान रूप से समाज ने अपनी अधिकांश परंपराओं को बरकरार रखा, लेकिन समाज में कई बदलाव को प्रेरित किया। सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अधिकांश गरीब थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। ये चीज याद रखिएगा। अगला, औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो इसमें जो सही है ना वो है, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। जी नहीं, ये गलत बात है। उसके बाद आता है हमारा बी, मतलब कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। ये बात तो सही है, ये बात हमारा जो है वो सही है। जमींदारों को किसानों के लगान वसूलने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। जिस ऑप्शन में ए होगा उसको कट कर देना, बाकी सब सही है। ठीक है। इस बंदोबस्त के प्रत्यक्ष के रूप में किसानों के लिए बनाया गया था। इसे रैयत भी कहा जाता है। इस प्रकार के बंदोबस्त को रैयतवाड़ी के भी नाम से जाना जाता था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के मध्य पेश किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विलियम एडम एक स्कॉटिक प्रचारक थे। देखो विलियम एडम जो थे स्कॉटिक प्रचारक थे, ये सही बात है। वो अंग्रेजी शासक थे। भाई अंग्रेजी शासक थोड़ी थे विलियम एडम। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। ये सही बात। उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों में देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। जिस ऑप्शन में हमारा सेकेंड होगा उसको काट देना है, बाकी सारे हमारे सही हैं। अब अगला हमारा दिया कॉलम को मिलाना है। पंडिता रमाबाई, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर। इसको मैं आपको मिलाने के लिए यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। विधवा गृह की स्थापना पंडिता रमाबाई। स्कूलों को बनवाने की, लड़कियों के लिए स्कूल किसने बनवाया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। बलूर मठ स्वामी विवेकानंद। विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। अब इसका आप आंसर आप खुद से निकाल लोगे। ठीक है, अब इसका आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन सी इसका सही होगा। देखो इस सबसे पहले हमारा राजा राम मोहन राय थे ना, उन्होंने क्या किया था? ब्रह्मो समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? इन्होंने किसका स्थापना किया था? इन्होंने आर्य समाज की। पंडिता रमाबाई विधवा गृह और ईश्वरचंद विद्यासागर ने लड़की क्या किया था? लड़कियों के लिए विद्यालय बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला हमारा है, किसी भी सामूहिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्नलिखित में से किस में से थी? देखो उनकी रणनीति जो थी ना वो याद रखिएगा। पश्चिमी विचारकों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, ये नहीं था। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी की असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? देखो असहयोग आंदोलन के गांधी जी के कौन कौन से थे? खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, ये बात तो सही है। उसके बाद पंजाब के घूसखोर, नहीं ये नहीं। गुजरात के नमक सत्याग्रह, ये भी सही है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के गरीब किसान जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे भारत के नाम से जाना गया? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का जो अगला नाम क्या था? वंदे मातरम के नाम से था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उसको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। ठीक है, ये जो हमारा पहला दिया योजना आयोग, ये योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। ये बात सही है। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तुओं और उद्योगों पर पर्याप्त जोर जो है वो दिया गया था। इसमें देखो ए सही है, लेकिन बी हमारा जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ज्योतिबा राव फुले। ये ऑफलाइन क्वेश्चन में भी मतलब पेपर में आ चुका है। फुले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी। उन्होंने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ होने के दावा पर खुलकर हमला किया। ये बात सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी, उन्होंने क्या कहा था? आर्य विदेशी थे। वह अपने समय के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी जो उनकी पुस्तक है, दक्षिण अफ्रीका के रंग, नहीं इसमें उन्होंने अमेरिका के, याद रखिएगा, अमेरिका के रंग वेदी की चीजों पे किया था। जिस ऑप्शन में ई होगा पहले इसको हम कट कर देंगे। ऑप्शन हमने ई कट कर दिया तो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन
ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए मिल गया, क्योंकि ई वाला जो था वो गलत है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो किसके लिए किया था उन्होंने किया था अमेरिका के लिए, दक्षिण अफ्रीका के लिए नहीं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक रोल प्ले यानी नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार दर्शाने के लिए एक शिक्षक को 2 समान कद और वजन के छात्रों के लिए चुना गया है। देखो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह जो सेम है, सब चीज में सेम है, बस वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। देखो ये हमारा जियोग्राफी क्लास 6 का पहला चैप्टर जो है सौरमंडल, वहाँ से क्वेश्चन है, तो हमने पढ़ा है और हमने आपको नोट्स में भी सब कुछ दिया है चैप्टर वाइज कि पृथ्वी और शुक्र जो है एक समान है, ठीक है। देखो 2 लोगों को मतलब हमारे 2 बहन है, ऐसा कभी कभी दे देता है, दोनों सेम दिखती हैं, तो कौन से ग्रह की बात होती है, पृथ्वी शुक्र। और पृथ्वी को मतलब कि शुक्र का जुड़वा बहन कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पृथ्वी और शुक्र की बात की गई। देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह तथा बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और हमारा बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ये चीज याद रखिएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये दोनों सही है। अगला है यदि पश्चिम में, देखो यदि पश्चिम में 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर कितना 10 बज रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा। देखो अब इसके बारे में आपको समझा देती हूँ, पहले ये देख लीजिएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, 24 घंटे होती है तो हमें पता है 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है प्रति घंटा में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है, 15 डिग्री घूमती है। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इस प्रकार दिए गए ग्रीनविच के 60 डिग्री में स्थित देशांतर पर समय देखो 4 × 60 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट पीछे रहेगा, 240 मिनट पीछे रहेगा, इसका क्या मतलब होगा, यानी याद रखिएगा कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, ठीक, 240 मिनट। फिर इसको हम क्या करेंगे, 240 को किससे भाग देंगे, 60 से, ठीक है, 60 से हम भाग देंगे, इससे ये कट गया, 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम 4 घंटा, तो 4 घंटा हमको उसको क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, तो हमारा 2 बज जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोपहर का 2 हो रहा है, ठीक। अगला है अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप खड़े होंगे। हम अगर 0 डिग्री अक्षांश पे हैं तो विषुवत है ना, ये है हमारा देखो विषुवत रेखा, ये हमारा इक्वेटर लाइन, ये सारे कुछ है। मैं आपको जो मैराथन क्लास कराई हूँ आप मैराथन क्लास जरूर से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर विषुवत वृत्त 0 लाइन, ठीक है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल, बाकी दोनों कौन कौन से हैं। देखो प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मंडल हमने आपको बताया था, कौन कौन से, वायुमंडल, जैवमंडल, और बाकी 2 हमारे कौन से थे, जलमंडल और स्थल मंडल। कितने हैं, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी हुआ है। ये हमारा क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी उसका क्वेश्चन है। अगला निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है। देखो उष्णकटिबंधीय के बारे में बता रहा है, देखो उष्णकटिबंधीय इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, ये बात सही है। ये इन वनों में वृक्ष अलग अलग समय पे अपनी पत्तियां गिराते हैं, जैसे अभी देखिए हम देख लें गांव में महुआ वगैरह हो गए, अपना अलग अलग टाइम पे गिराते हैं पत्तियां, नीम वगैरह हो गई, तो इसका राइट आंसर ए और बी होगा। शीशम, सागौन ये नहीं, ये सब नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला हमारा क्वेश्चन अमेजन बेसिन के बारे में कौन सा सही है, इसे हमें बताना है। अमेजन बेसिन, देखो अमेजन नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, नहीं, यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों में ही समान रूप से क्या होता है, देखो दोनों ही समान रूप से क्या होता है, गर्म एवं आर्द्र होता है। हाँ, यहाँ का मौसम जो है दिन रात दोनों ही समान एवं गर्म रूप से आर्द्र होता है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो होती है हमारी कैसी होती है, उच्च बनी रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों सही है, ठीक। यहाँ के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, अमेजन बेसिन में टेपुकुआ, अनानास, शकरकंद उगते हैं, काफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जो अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा संचित किया जाता है। अगला है पृथ्वी पर आतपन। पृथ्वी पर आतपन की मात्रा भिन्नता निम्नलिखित में किसके कारण होता है। देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, दिन की अवधि, तो ये आतपन क्यों होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सेकंड है हमारा सूर्य के कारण किरणों का नतिकोण और दिन की अवधि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होना चाहिए, ए बी सी।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वायु दाब के बारे में दिया है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है और किंतु हमें इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो ये सही, ए और बी दोनों सही हैं। और याद रखिएगा वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है यानी चलता है। अगला है निम्नलिखित हमें खनिजों के बारे में दिया है। सेल खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो हमारा ये जो था ए जो था वो गलत था, लेकिन बी हमारा जो है वो सही है। देखो, खनिज अवयव के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह है, यह एक कथन गलत है। तथा खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप प्राकृतिक रूप से के द्वारा तैयार होता है, ये बात सही है। अब देखो, खनिज के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और ये लाइन तो बहुत पूछता है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। कुछ खनिज संरचना में कठोर होते हैं, जैसे हीरे। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु और अधातु भी बहुत पूछता है। रिक्त स्थान को भरिए। प्रेरी है। प्रेरी क्या है? देखो, प्रेरी जो है ना हमारा एक मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, यानी प्रेरी हमारा घास का मैदान है। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। और एक चीज याद रखिए, प्रेरी क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देखो, सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको ज्योग्राफी का सबसे पहले मैराथन क्लास कराई थी, पूरा चैप्टर वाइज, और मेरे पास नोट्स भी है। आप ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का तो आप ले सकते हो। अगला है निम्न में से अलवड़ी जल की आपूर्ति कमी का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? बढ़ती नगरीकरण। बिल्कुल भाई, जितना बढ़ेंगे तो उतना पानी पिएंगे तो खत्म ही होगा। बेहतर होता अस्तर जीवन, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा हमारा। ए सही है, बी और डी ठीक है, इसका राइट आंसर है। अलवड़ी जल की आपूर्ति का मुख्य कारण बढ़ती नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, भोजन में बढ़ती नकदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ती जनसंख्या और बढ़ता औद्योगिकरण। ठीक, अगला है सबसे उच्च विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग में परिवर्तन हमारे समाज में प्राकृतिक परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। क्यों देती है? क्योंकि देखो, ये जो है ना, ये स्थानीय प्राकृतिक संसाधन और इसकी व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है किसी एक की छवि को बांधने का अर्थ क्या है? किसी एक छवि को बांधने का रूढ़िबद्ध धारणा। मान लो यही है कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी पढ़ने, कभी नहीं पढ़ेंगी, तो ये कोई एक ही छवि में तो बांध रहे। मान लो ये हमारे बुआ लोग के साथ हुआ, ये हमारे साथ हो, ये मान लो के बच्चे के साथ हो, तो एक ही छवि में बांध रही है। क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब यहाँ से हमारा देखो पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें। समानता एवं वास्तविकता बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और सरकार द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, कदम उठाना जरूरी नहीं, क्योंकि वरना लोग में अभी भी ऊंच नीच का भावना है, कितना भी हमें राइट्स मिल जाए। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और यह स्वतः नहीं होगा। ठीक है, ये बात कहा गया है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही की व्याख्या भी करता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें बताना है कौन सा सही है। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के भी नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं। बिल्कुल, सभी मिलकर चुनते हैं ना। ग्राम सभा का पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क सबकी सभा होती है, ये सबकी सभा होती है। तो पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड के सदस्य के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा के सदस्य मिलकर पंचायत के मुखिया को चुनते हैं। ग्राम सभा के पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क उसके की सभा होती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ से आपसे 2-3 चीज़ पूछता है, वो चीज़ याद रखिए। ये 5 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर में शुरू हुआ था सबसे पहले ये। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। अगला है राज्यसभा के बारे में दिया है, इसमें बताना है कौन सा सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री। देखो यार, यही गलत हो गया, प्रधानमंत्री थोड़ी ना, यहाँ पे राष्ट्रपति चुनते हैं। ए तो कट गया, जिस ऑप्शन में है उसको काट दो, ये सब कट गया में तो आंसर अपने आप मिल गया। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ये सही है। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों का कार्य करती है। इनकी लोकसभा परिवर्ती और नियमों का पुनरावृत्ति परिवर्तन में भूमिका होती है। तो ये सही है, याद रखिएगा। और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, मतलब चेंज होते रहते हैं। अगला हमारा निम्नलिखित कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, कौन सा सही है।
वेतनभोगी कर्मचारी ये कौन होते हैं? देखो वेतनभोगी कर्मचारी कौन होंगे? शिक्षक होंगे ना, शिक्षक ही होंगे जिनको मतलब वेतन मिल रहा है, वो पढ़ा रहे हैं। तो ए का हमारा क्या हो गया? डी। जिस ऑप्शन में हमारा ए का आई भी होगा वही हमारा आंसर होगा। मान लो सब कट गए, हमें खुद ही मिल गया ये। इसी तरह मैंने आपको काटने के लिए बोला। अनियमित काम, अनियमित काम कौन करता है? निर्माण मजदूर, ठीक है, निर्माण मजदूर। स्वरोजगार, स्वरोजगार फुटपाथ पर ठेला लगाते हैं, वो उनका खुद का है ना। अब बिना वेतन का मजदूर गृहिणी, देखिए हमारे माँ वगैरह को वो दिन भर काम करती है बिना वेतन के ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था, जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनमें से तैयार माल प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं? देखो उसको दादन व्यवस्था कहते हैं। दादन व्यवस्था से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। दादन व्यवस्था से पुटिंग आउट सिस्टम। दादन व्यवस्था में क्या होता है? व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था है जहां पे व्यापारी जो है बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, लोकतांत्रिक देश में अकाल की संभावना कम होती है। देखो अगर मान लो अकाल आ रहा है या फिर कम करना है लोकतांत्रिक देश में, तो उसके लिए क्या वैध कारण हो? लोग अपनी आस्था का पालन करने के लिए यार यहाँ पे अकाल और आस्था से कोई मतलब ही नहीं है। सरकार अपने अलग चुनाव में हार के भय से शीघ्र प्रतिक्रिया देगी, बिल्कुल, मतलब कि हम हार ना जाए, कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। विपक्ष भूख और भूखमरी की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है, ये भी सही है। स्वतंत्र प्रेस अकाल से हो रहे कष्टों का रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्टर्स ये भी बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला है, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं। किसका उदाहरण मानेंगे? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा का, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा का ही मानेंगे कि लड़कियां सिर्फ साफ सफाई कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, ठीक। अगला निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है? देखो संविधान सभा के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं कि सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, बिल्कुल। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों में आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं से विश्वास करते थे। सभा में केवल पुरुष सदस्य, ऐसा नहीं है, सभा में केवल पुरुष सदस्य नहीं थे, महिलाएं भी सदस्य थी, 15 महिलाएं थी, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को किन दो प्रकार की समानता सुनिश्चित किया गया है? पहला प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी दी गई है। और दूसरा हमारा ये वाला है, याद रखिए, प्रतिष्ठा और अवसर का दिया गया है इनको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ये समानता दिया गया है। अगला है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह कथन भारतीय संविधान के किस सैद्धांतिक को दर्शाता है? किसको? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि सबका अलग अलग अपना काम है। भारत के उच्चतम न्यायालय में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक। हाईकोर्ट कितने हैं अपने इंडिया में, ठीक है। हमारा सुप्रीम कोर्ट एक है और हाईकोर्ट हमारे 25 है। अगला हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी को पढ़िए, उपयुक्त मतलब कि विकल्प चुनिए। भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल, हमारा कोई आधिकारिक जो है वो धर्म नहीं है। हम किसको कोई भी, हम ऐसा नहीं कि हम मान लें हमारा ये धर्म है हिंदू मुस्लिम, ये सब कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का जो है वो प्रावधान है, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। अगला निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही है? यूनियन कार्बाइड आश्चर्यचकित रह गई थी जब यह त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड ले देश को छोड़ने से पहले विषैले रसायनों की साफ सफाई की गई थी। जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब और कामकाजी परिवार से थे, बिल्कुल, गरीबी लोग तो जाके फैक्ट्री वगैरह में खटेंगे यार, और कौन जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन था 40 हमने आपको करा दिया, बाकी पेडागोजी स्टार्ट होता है उसको हम अलग से क्लास में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो दिया हुआ है 8960 और फिर 218203, उसमें मेरी प्रोफाइल फ़ोटो लगी होगी, आप जरूर से इसके पहले मैंने एक नंबर शेयर किया था, उस पर मत करिएगा क्योंकि वो नंबर किसी और को अलॉट हो गया है। तो ये नंबर है मेरा, इस पर आप लोग मैसेज करिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूँ। नोट्स की प्राइस है 49 रुपीज़ और आपको सब चैप्टर वाइज मिलेगा। तो एक बारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।